आज के सेशन में हम क्लास 10 ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी परिवहन के बारे में। ठीक है, हमने पिछले अध्याय में परिवहन के बारे में हम समझा दिए थे, लेक्चर 1। ठीक है, ये लेक्चर 2 है, पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड, यानी ब्लड क्या होता है, रक्त क्या होता है। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा चुका था ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, परिवहन है क्या। अब समझते हैं ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले आप बढ़िया से इसको समझिएगा ब्लड के, तब जाके समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रक्त, ठीक है, यानी ब्लड। ब्लड के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, रक्त के अध्ययन को। अब देखिए, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक यानी नेचुरल कोलाइड है, यानी कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि आप लोग दूध वगैरह छानते हो या मलाई छानते हो या मतलब कुछ भी चीज़ छानते हो, तो 100% उस पार नहीं जाता है। कुछ परसेंट ऊपर रहकर 100% उस पार नहीं जाता है, कुछ परसेंट जाता है। तो उसी प्रकार आप लोग खून को छानिएगा, यानी ब्लड को छानिएगा, तो कुछ परसेंट भाग ऊपर आ जाता है और कुछ ही परसेंट नीचे आता है। तो ऐसी फंसने वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक कोलाइड। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अर्थात ये एक संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू कहने का मतलब हमारे पूरे बॉडी को ये क्या करके रखता है, यानी कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ब्लड जो होता है एक संयोजी उत्तक होता है, हमारे बॉडी को पूरा क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू, यानी अर्थात संयोजी उत्तक इसको बोलते हैं। अब देखिए, इसका पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है, 7.4। इसका जो पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात ये क्षारीय होता है। ठीक है, अगर 7.4 से या 7 से नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, एसिड हो जाएगा। और 7 करेक्टली रहेगा तो ये उदासीन विलयन हो जाएगा। और 7 से ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये 7 से ऊपर है, तो 7 से ऊपर वालों को बोलते हैं क्षारीय, और 7 से नीचे वालों को क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, और 7 वालों को बोलते हैं उदासीन विलयन। ठीक है, तो ये 7.4 है, तो इसलिए ये क्षारीय होगा पीएच मान। ठीक है, और मेल में देखिए, मेल में जो ब्लड रहता है 5.5 लीटर, और फीमेल में कितना रहता है, 5 लीटर। यानी मेल की अपेक्षा जो है फीमेल में 5 लीटर क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, मेल की अपेक्षा फीमेल में क्या रहता है, 5 लीटर ब्लड जो रहता है कम रहता है। क्यों कम रहता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, यानी HB, इसको शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, HB के कारण जो होता है फीमेल में कम। देखना, फीमेल को अगर मारोगे तो ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक है, यानी औरत वगैरह को या मारोगे तो ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेल में कितना परसेंट होता है, 5.5 लीटर, और फीमेल में कितना लीटर, 5 लीटर। ठीक है, तो मेल की अपेक्षा फीमेल में आधा लीटर कम होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन चूंकि आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी एक शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्लड का निर्माण। ठीक है, ब्लड का निर्माण कहाँ पे, हम लोग एडल्ट है, वयस्क लोग हैं, उसमें कहाँ होता है, ठीक है, ब्लड का निर्माण। तो सबसे पहले समझिए कि ब्लड का जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में। बोन मैरो कहने का मतलब हो गया अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा अब समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि चिकन वगैरह खाते हो या खस्सी का मीट वगैरह, ये कुछ भी चीज़ खाते हो, तो हड्डी में देखना, जब हड्डी को चबाते हो तो हड्डी के बीच में जो जालीदार मतलब थोड़ा सा लाल लाल टाइप का दिखता है, तो वही रहता है खून। क्या रहता है, खून। उसी में निर्माण होता है। ठीक है, यानी उसी को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। यानी ब्लड, ऐसे कह सकते हैं दूसरे भाषा में, ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, यानी हड्डियों के बीच में होता है। हड्डी के जो बीच में छिद्र रहता है उसी में होता है ब्लड का निर्माण, यानी अस्थि मज्जा। अब देखो, बात करें उस बच्चे की जो माँ के अभी पेट में है, तो उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ पे होगा। ठीक है, तो पेट में जो बच्चा रहता है उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, भ्रूण में होगा, यानी एम्ब्रॉय इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एम्ब्रॉय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय, भ्रूण। ठीक है, तो इसमें भ्रूण में होगा, यानी मान लो कि अभी तो पेट में है, पेट से बाहर आएगा तब वो बच्चा होगा। ठीक है, अभी 9 महीना या 6 महीना का अगर पेट में रहेगा तो अभी भ्रूण ही कहलाएगा। अगर पेट से बाहर आता है तब बच्चा ये कहलाता है। तो ब्लड का निर्माण भ्रूण में होता है। मान लो कि देखिएगा, बच्चा को उसका हड्डी खींचा रहता है, जैसे मुड़िएगा वैसे मोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि लीवर के मेसोडर्म में होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है लीवर के मेसोडर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद आंसर। अब देखिए यहाँ पे आप समझते हैं ब्लड स्टोर रहता कहाँ है। ठीक है, ब्लड जो स्टोर है रहता कहाँ है, तो
प्लीहा में स्टोर रहता है। प्लीहा कहाँ पे, उस तरह एक उदर गुहा, पेट के बाईं ओर उदर गुहा रहता है, उसी में स्थित रहता है, ठीक है। तो ब्लड, इसको ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्लड जो स्टोर रहता है, कहाँ पे स्टोर रहता है, ब्लड जो स्टोर रहता है, ब्लड जो स्टोर रहता है स्प्लीन, क्या नाम है, स्प्लीन यानी प्लीहा। प्लीहा कहाँ पे स्थित रहता है, पेट के उदर गुहा के बाईं ओर स्थित रहता है, ठीक है। तो स्प्लीन नामक प्लीहा में स्थित रहता है क्या, ब्लड, ठीक है। इसका दूसरा, अगर इसका दूसरा नाम है ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड, ठीक है। इसका जो स्प्लीन का नाम है दूसरा नाम ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड, ये दोनों भी हो सकता है। तो इसका कब्र भी कहाँ होगा, स्प्लीन में, ठीक है। अगर खून अगर ब्लड का मृत्यु हो जाता है तो कहाँ पे जाता है, स्प्लीन, यानी इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड, ठीक है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे आप लोग काजू किशमिश ये वगैरह खाते हो, तिलपक वगैरह खाते हो, तो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, मतलब तिलपक चीज़ खाते हो आप लोग, तो वो क्या होता है, रक्त के साथ जाकर अगर रक्त में थक्का बन जाएगा, अगर वो चिपचिपा चीज़ फंस जाएगा तो फंसने के बाद रक्त थक्का बन के दिल पर आ जाता है, जिससे हार्ट अटैक होने की मृत्यु रहती है, मतलब हार्ट अटैक आने की चांस रहती है आदमी को। तो यहाँ पे देखिए कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम डेसीलीटर प्रति डेसीलीटर होता है, ठीक है। आप कहीं भी जाँच कराने जाइएगा या पैथोलॉजी वगैरह या कहीं भी जाँच कराने जाइएगा तो वो एक छोटा सा मतलब डेसीलीटर रखता है नापने के लिए, वो 200 ग्राम का डेसीलीटर रहता है। तो वो कितना रहता है कोलेस्ट्रॉल, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर रहता है, ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर। कहने का मतलब हो गया मेल की अपेक्षा 1 ग्राम जो होता है कम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये होता है आयरन की कमी से, जैसे कि हीमोग्लोबिन को Hb लिख सकते हैं, ठीक है, Fe, ये आयरन हो गया। तो यहाँ पे देखो हीमोग्लोबिन, जब आयरन की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी होगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो फीमेल का होगा, अगर फीमेल को आप मारिएगा तो ज़्यादा चोट लगता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ देखिए हीमोग्लोबिन मेल में कितना ग्राम, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है। तो 14 ग्राम इतना सा होगा, छोटा सा डिब्बा में या ठेपी में इतना सा होगा, उसी में फीमेल का थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो 13 ग्राम, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब समझते हैं ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ब्लड के कार्य, ठीक है, या रक्त परिसंचरण के कार्य। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था, विलियम हार्वे ने, ठीक है। रक्त जो परिसंचरण का खोज है विलियम हार्वे ने किया था। देखो ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ताप का नियंत्रण। विलियम हार्वे ने कहा था जब तक हम लोग जिंदा है तब तक रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में होते रहेगा, ठीक है, जिससे हमारे शरीर क्या होगा, गर्म रहेगा, ठीक है। विलियम हार्वे ने यही कहा था, ठीक है। तो मान लो जी कि आप हाथ रगड़ते हैं, हाथ रगड़ के देखिए तो आप लोग हाथ रगड़ते हैं तो उष्मा उत्पन्न होता है, तो किसके कारण, ब्लड, यानी विलियम हार्वे ने कहा था जब तक आप लोग जिंदा है रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में होते रहेगा, पूरे शरीर में होते रहेगा, ठीक है। अब देखो पोषक पदार्थ का परिवहन, पोषक, जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं तो उसको क्या छोटी आंत में पच के कहाँ पे जाता है, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर रक्त के द्वारा सारे कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो उसमें गैस O2 ऑक्सीजन लेकर के CO2 क्या करता है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कर देता है, यानी ऑक्सीजन लेता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर देता है। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन कहने का मतलब हो गया आवश्यक चीजों को रखना और हानिकारक चीजों को क्या करना, ले जाना, ठीक है, यानी बाहर निष्कासित कर देना, यही उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन कहलाएगा। तो आगे की ओर अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए रक्त यानी ब्लड में जो होता है प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 60%, और रुधिराणु कितना परसेंट, 40%, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको मन में डाउट होगा ब्लड अगर खत्म हो जाएगा, मान लीजिए कि RBC और WBC और प्लेटलेट्स जो थक्का बनाता है प्लेटलेट्स वो मर जाएगा तो रक्त कहाँ जाएगा, तो रक्त जाता है ब्लड बैंक में, लेकिन फिर क्या करता है, प्लाज्मा तो अभी बचा है ना 60%, ये तो रुधिराणु मर गया 40%, प्लाज्मा जो बचा है 40%, तो प्लाज्मा क्या करता है, WBC का निर्माण करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम, इसका दो नाम है, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बी,
ठीक है। तो देखो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दो अगर कमी होने लगेगा प्लाज्मा में, अगर ये दो कमी हो जाए तो ये दोनों की कमी से क्या, प्लाज्मा तो थोड़ा सा ऐसा पीला रहता है, चिपचिपा द्रव रहता है, ये अगर दोनों मतलब कमी हो जाएगा तो और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए रुधिराणु, रुधिराणु 3 पार्ट में होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको, इसका टेक्निकल नाम क्या है, आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है, टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, क्या है टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट, याद रखिएगा ये सब। अब देखिए आरबीसी की संख्या पूछ देता है कभी कभी, तो आरबीसी की संख्या कितना होता है, 50 लाख, यानी इसको बोले तो 5 मिलियन, ठीक है। 5 गुने 10, 5 × 10, 5 दहिया के 50 लाख, ठीक है। तो यानी 5 मिलियन होता है। और डब्ल्यूसीपी में वही होता है 10,000 और प्लेटलेट्स में होता है 2 लाख करीब, ठीक है। अब देखिए इसका जीवन अवधि, ये तीनों का जीवन अवधि, यानी आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का जीवन अवधि होता है 20 दिन, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का होता है 4 दिन और ये प्लेटलेट्स का होता है 7 दिन। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, उसके बारे में तब जानिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं। अब देखिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को, फोटोन क्लासेस जो चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं किस किस पे, देखिए इंस्टा, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, या कहीं भी कोई भी वेबसाइट पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह, गूगल वगैरह, कुछ भी चीज़ पे, ठीक है। ये देखिए क्लास 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी चैप्टर 3 है। ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। परिवहन हमने लेक्चर 1 में यानी पार्ट वीडियो 1 में हम पढ़ा चुके हैं, परिवहन होता क्या है, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो है। चलिए अब ऊपर की ओर चलते हैं। रक्त के बारे में हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ाया, रक्त ये सबको ही जानता है, रक्त लाल होता है, ठीक है। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, ठीक है। रक्त जो होता है लाल रंग का होता है, और लाल किसके वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं रक्त एक लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। क्षारीय कहने का मतलब 7.4, कितना 7 अगर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय। अगर 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन, क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। और 7 से अगर कम रहेगा, 7 से अगर कम रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, अम्लीय, ठीक है। तो ये बात का आपने ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है इसका पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका पीएच मान होता है 7.4। हमने अभी भी बताया 7.4। जब 7.4 होगा तो ये क्षारीय होगा। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, यानी कनेक्टिंग टिश्यू भी इसको कहते हैं, यानी पूरे बॉडी को क्या करके कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब देखो रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका, ठीक है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो अब समझते हैं इसके बारे में, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा के बारे में भी हम समझा। प्लाज्मा 60%, कहीं कहीं भी देखने को मिल जाएगा आपको 55%, ठीक है। तो प्लाज्मा एक चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है। देखिए यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव, हमने अभी अभी बताया कि प्लाज्मा जो होता है चिपचिपे द्रव पदार्थ होता है, यानी हल्का पीला रंग के होता है, और उसमें अगर फाइब्रोनोजेन कमी हो जाएगा तो और थोड़ा सा पीला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं, अगर पूछेगा क्वेश्चन प्लाज्मा कैसा रंग के होता है, तो पीले रंग के, ठीक है। और ये क्या है, तो हल्के चिपचिपा द्रव पदार्थ है। अब देखिए रक्त में करीब कितना परसेंट, 55% यहाँ देखने को मिला प्लाज्मा होता है, 55%, या इसको बोल सकते हैं 60%, क्या बोल सकते हैं 60% भी लगभग में अप्रॉक्स में चलता है।
अब देखो इसका रंग बिलिरुबिन के कारण पीला होता है, ठीक है, किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन और हिपैरिन। तो हम क्या बताएं, यह शरीर के बाहर रक्त को थक्का जमने में मदद करता है और यह शरीर के अंदर रक्त को क्या करता है? जमने से रोकता है। यानी अब देखो ये दो जो प्रोटीन है कौन है, कौन कौन प्रोटीन है? फाइब्रिनोजेन और हिपैरिन, ये दो प्रोटीन का नाम होगा। तो फाइब्रिनोजेन का कार्य है यह शरीर के बाहर में रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। मान लो अगर हाथ आप लोग काट लिए, हाथ वगैरह कट जाता है किसी को, तो उसको थोड़ा देरी दाब के रखते हैं, 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा देरी दाब के रखते हैं कि रक्त थक्का बन जाएगा तो ब्लड प्रेशर रुकना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं 1 घंटा नहीं, 1 घंटा हम लोग नहीं पकड़ के रखते, वही 2-3 मिनट 5 मिनट। क्यों? क्योंकि जब रक्त का थक्का बन जाता है तो हमारा जो ब्लड फेंकना रहता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो यह शरीर के बाहर रक्त के थक्का जमने में मदद करता है और यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लाज्मा में करीब 90% जल, ठीक है, और 7% प्रोटीन और 0.9% अकार्बनिक लवण और 0.18 यानी 18% ग्लूकोज और 0.5% वसा यानी चर्बी, फैट बोल सकते हैं, और शेष अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, शेष और बचते हैं जो बच जाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन अलग हो जाता है तब प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। अब पूछ देगा सीरम किसे कहते हैं, तो सीरम आप बोल सकते हैं ऐसे, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन अलग हो जाता है तो प्लाज्मा का जो भाग है सीरम कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसका कार्य क्या है, ठीक है, प्लाज्मा का कार्य समझते हैं। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है, ठीक है, किसका? रोग और प्रतिरोधक। और यह शरीर में टूटे फूटे अंगों को भरने में मदद करता है। यानी शरीर में जो टूटा फूटा अंग रहता है या घाव वगैरह कुछ भी टूट जाता है, फूट जाता है, तो उसको भरने में क्या करता है? मदद करता है। कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। अब देखो रक्त कणिकाएं क्या होते हैं। रक्त में रक्त कणिकाएं करीब कितना %? 45%। अगर कोई क्वेश्चंस में आ जाएगा रक्त में रक्त कणिकाएं कितना % होता है तो वो अप्रॉक्स में देगा, ठीक है, लगभग में देगा। तो कितना % देगा? 45%। राइट नहीं देगा, अप्रॉक्स में देता है, ठीक है। अब देखो ये 3 प्रकार के भी होते हैं। रक्त कणिकाएं जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड, ठीक है, रेड ब्लड यानी RBC, और श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड यानी WBC, रक्त पट्टिकाणु ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त पट्टिकाणु के ही मदद से क्या? रक्त थक्का जमता है, ठीक है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इसका तीनों का काम क्या है? अब देखो लाल रक्त कणिका के बारे में हम लोग समझेंगे। देखो लाल रक्त कणिका इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। लाल रक्त कणिका में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा होता है? रंग लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। यानी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का वाहक यानी ऑक्सीजन ढोने वाला, वाहक मतलब ढोने वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से संयोजन करने की क्षमता होती है, ठीक है। संयोजन यानी ले जाने और ले आने। अब देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन कर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, CO2 से संयोजन करके क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर क्वेश्चन वगैरह आ जाएगा हीमोग्लोबिन CO2 से संयोजन कर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो आप क्या मानिएगा? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए रक्त का आकार 7.2 माइक्रोन होता है, ठीक है। रक्त का जो आकार होता है 7.2 माइक्रोन। माइक्रोन कहने का मतलब हो गया MICRON। माइक्रोन को किस चीज से सूचित करते हैं? म्यू से, ठीक है। म्यू ऐसे लिखते हैं, म्यू, ठीक है। ये म्यू हो गया, इसको क्या बोलते हैं? म्यू,
ठीक है, इसको म्यू से सूचित किया जाता है माइक्रोन को, ठीक है। तो इसका आकार 7.2 माइक्रोन होता है और रक्त का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिनों तक होता है रक्त का जीवन काल, ठीक है, यानी जीवन अवधि। और इसका जन्म जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड का जन्म कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में हो जाता है। हम लोग एडल्ट है, वयस्क लोग हैं, तो उसमें कहाँ होता है, बोन मैरो यानी हड्डियों के बीच के वाले छिद्र में होता है। जैसे आप लोग चिकन वगैरह खाते हो तो चिकन वगैरह हड्डी को तोड़ते हो, धर के दबाते हो, तो उसको जो चीज चूसते हो हड्डी में से क्या निकलता है, वो ही ब्लड रहता है, ठीक है, थक्का जम रहता है, तो उसी में ब्लड का निर्माण होता है। समझ में आई है मेरी बात। अब देखो रक्त की मृत्यु कहाँ होती है, यकृत में यानी लीवर में हो जाती है। समझ में आया, यकृत के रक्त की जो मृत्यु होती है कहाँ होती है, यकृत में। अब देखो रक्त की संख्या पुरुषों में 50 लाख, हमने अभी बताया रक्त की संख्या पुरुष में कितना होता है, 50 लाख और महिलाओं में 45 लाख, ठीक है। रक्त में पुरुष की संख्या कितना, 50 लाख और महिलाओं में कितना होता है, 45 लाख घन मिलीमीटर होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे ब्लड बैंक में रक्त को सोडियम नाइट्रेट में 40F पर रखा जाता है। कितना पर, 40F पर, यानी ब्लड बैंक में रक्त को सोडियम नाइट्रेट में कितना, 40F। 40F कहने का हो गया फारेनहाइट, क्या हो गया, फारेनहाइट, ठीक है। 40 फारेनहाइट पर यानी 40 डिग्री फारेनहाइट पर रखा जाता है इसको। अब देखो रक्त का प्रमुख कार्य यह ऑक्सीजन को ढोकर विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है। इसीलिए इसको रक्त का वाहक भी कहा जाता है या ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। ऑक्सीजन का वाहक कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना यानी ले जाना, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। अब देखो ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है, ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है। यह रंगहीन द्रव पदार्थ है, ठीक है। WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल, यह रंगहीन पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसकी संख्या RBC की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, ठीक है। यानी WBC की जो संख्या होती है RBC की जितनी संख्या होती है ना उतनी संख्या से कम, यानी एक तरह से बोला जाए कि WBC की अपेक्षा RBC की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसका भी जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है, ठीक है, बोन मैरो हड्डियों के बीच में। इसकी भी मृत्यु कहाँ होती है, और देखो WBC की जो मृत्यु होती है रक्त में होती है, ठीक है। WBC की जो मृत्यु होती है रक्त में होती है और RBC का यकृत में। इसका जीवन काल यानी WBC का जीवन काल, ठीक है, WBC का जीवन काल होता है 1 से 4 दिनों तक होता है और इसकी संख्या 8000 से 10000 यानी अप्रॉक्स में पूछेगा 8000 से 10000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है, अप्रॉक्स में। इसका कार्य समझते हैं। देखो यह शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को भक्षण कर नष्ट कर देते हैं, यानी शरीर में जो प्रवेश करने वाले कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उसको पहले भक्षण कर उनको मार देते हैं। उसको क्या करते हैं, भक्षण कर उसको मार देते हैं। अब देखो यह शरीर के अंदर टूटे फूटे ऊतकों को क्या और कोशिकाओं को भक्षण करता है यानी सहायता करता है। क्या कर रहा है, टूटे फूटे ऊतकों यानी टिश्यू और कोशिकाओं को भक्षण करता है यानी रक्षा करता है। और इस रोगाणु और ऊपर वाले में क्या कर रहा है, यह शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को भक्षण कर उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग रक्त पट्टिकाणु के बारे में समझते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स, इसी के कारण थक्का खून जमता है। अब देखो इसे थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु भी कहा जाता है। किसको, रक्त पट्टिकाणु को। हमने अभी पिछले वीडियो में बताया किसको, थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। ये आपका क्या पूछ रहा है, डिफरेंट पूछ रहा है यानी अंतर पूछ रहेगा। रक्त पट्टिकाणु या RBC में अगर तीनों में अंतर पूछ लेगा तो यहाँ पे देखिए इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है रक्त पट्टिकाणु में। इसका जन्म किस में होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, BONE बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में होता है यानी अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु यकृत में होती है। किसका, रक्त पट्टिकाणु का यानी प्लेटलेट्स का। कहाँ पे होता है, यकृत यानी लीवर, ठीक है, कहाँ पे होता है, लीवर, ठीक है। अब देखो इसका जीवन काल 3 से 5 दिन, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है, रक्त पट्टिकाणु का 3 से 5 दिन तक होता है और इसकी संख्या 250 से 3 लाख घन मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं।
जय हिंद।